अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं। जनाब, इंपॉर्टेंट खबरें जी। आज बात करेंगे एक मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई है जिसने जो कॉन्स्टिट्यूशन 1 एवेन्यू का आपको याद है एक स्कैंडल सामने आया था, उसके ऊपर तहकीकात करनी है, उसके हवाले से भी बात होगी। इसके अलावा कुछ पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को आज जांचेंगे क्योंकि पे दर पे ऐसी खबरें आई हैं, कभी किसी ने ख़ुदकुशी कर ली है, कोई सुथरा पंजाब के वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एक लोड शेडिंग का जिन है वो भी काबू से बाहर हुआ है। तो हुकूमत के ये दावे और वादे कि जनाब हम तो बड़ी स्टेबिलिटी ले आए हैं और बड़ा हमने कोई कारनामा अंजाम दे दिया, लेकिन हकीकत क्या है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कुछ जिक्र करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की कॉन्फ्रेंस का, जो कि कल मुनक्किद की गई इस्लामाबाद में। तो इसके ऊपर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कशन में आ रही हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हो रहा है जनाब पंजाब हुकूमत में। तो जनाब सुथरा पंजाब के वर्कर की एक वीडियो भी काफ़ी वायरल हुई है और उसकी अखबार में भी फ़ोटो छपी है और अखबार में ख़बर भी छपी है। एक सुथरा पंजाब का वर्कर जो कि इस बात के ऊपर नौकरी से निकाला गया कि उसने ये तकाजा किया कि उसकी पूरी सैलरी उसको दी जाए। सुथरा पंजाब के जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी 40,000 रुपये मुकर्रर की गई थी, लेकिन इस वर्कर के बकौल 19,000 रुपये उसको दिए जा रहे थे, 21,000 रुपये उसको अदा नहीं किए जा रहे थे। जब उसने इसका जिक्र किया तो ख़बर ये मिली कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया बार बार उसके तकाजा करने पर। और फिर इवेंचुअली जब वो अपने बकाया जात के लिए आ रहा था तो उसको वो पैसे भी वापस नहीं किए जा रहे थे और उसने ये भी कहा कि उसे बहाल कर लिया जाए, लेकिन ये भी उसकी इस्तदा नहीं सुनी गई। जिसके बाद ख़बर ये आई है और उसकी वीडियो देखी जा सकती है कि उस शख्स ने, जो कि 2 बच्चों का बाप था, उसने खुद पे पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली और ज़िंदा खुद को जला डाला। अब उसकी डेथ हो चुकी है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। पिछले महीने भी एक फैसलाबाद से सुथरा पंजाब का वर्कर था, उसकी भी इसी किस्म की खबर आई कि सैलरी ना मिलने पर उसके पास घर में पैसे नहीं थे बच्चों को खाना खिलाने के और उसने तंगदस्ती से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद हमने आज ये भी मनाजिर देखे कि लाहौर में भी बड़ी तादाद में सुथरा पंजाब वर्कर्स के जो मुख्तलिफ एहलकार थे उन्होंने एहतजाज किया हुआ था। उन्होंने मुख्तलिफ रोड्स जो थी वो ब्लॉक की, मतलब ज़ाहिर रोड पे खड़े होकर वो एहतजाज कर रहे थे और वजह ये थी कि वो कह रहे थे कि उन्हें तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी नहीं की जा रही और इसके साथ साथ जो बोनस उनसे जो है प्रॉमिस किए गए थे, ख़ास तौर पर बड़ी ईद के मौके पर, कि एक्स्ट्रा उनसे काम लिया गया कि भाई सफाई एक्स्ट्रा रखनी है लाइशें उठाने के लिए, तो उन्होंने तनदही से काम किया, लेकिन उसके बाद वो जो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने कमाए थे वो उनको अदा नहीं किए गए और उसके बाद फिर अब तकरीबन 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो अदायगी ना होने पर वो वर्कर्स सरापा एहतजाज हैं और उन्होंने एहतजाज अपना रिकॉर्ड कराया। सुथरा पंजाब हुकूमत का वो प्रोग्राम है, वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसकी वो बहुत क्रेडिट लेते हैं, बड़ी तशहीर भी करते हैं और बहुत से हमारे जो कुछ सहाफ़ी हज़रात हैं वो भी बड़ी उसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि जी ये बड़ा कोई ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हालांकि अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये कोई वाहिद ऐसा प्रोग्राम है। इससे पहले भी बहुत सारे जो पंजाब के शहर थे उनके अंदर सफाई सुथराई का बेहतर ही इंतज़ाम है एज़ कम्पेयर टू बाकी सूबे। ये कोई ऐसा नहीं है कि मरीम नवाज़ आई हैं तो कोई सफाई पंजाब की बेहतर हुई है, बल्कि उससे पहले भी बेहतर ही थी। दूसरी बात ये कि जो ये सुथरा पंजाब का मामला है, जब से ये शुरू हुआ है प्रोग्राम, उसके बाद इसके कई स्कैंडल्स आ चुके हैं। पीटीआई के लोग जो कि अपोजिशन में हैं वो भी बता चुके हैं कि इसमें बहुत सा पैसा भी बनाया गया है और इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई थी उसमें भी ये खदशात थे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम की बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। उसके बाद फिर वर्कर्स जिनके बल के ऊपर आपने सारा प्रोग्राम खड़ा करना होता है, उन प्रोग्राम्स की उन वर्कर्स की जानिब से कई मरतबा इनके ऊपर एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए हैं। कभी तनख्वाहें नहीं मिल रही और कभी पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही और कभी किसी वजह से और कभी किसी वजह से। तो इनसे वो वर्कर्स जो हैं उनकी जो मैनेजमेंट है वो मुश्किल हुई पड़ी है और वो आपको एहतजाज करते नज़र आते हैं। अब आज भी जो एहतजाज किया गया उसके बाद अज़मा बुखारी साहिबा जो हैं उन्होंने एक ट्वीट भी किया हुआ है कि जनाब उनका मसला हल करा लिया है, ज़बरदस्त प्रोग्राम है, कोई थोड़े बहुत लोगों का कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सुन लिए गए हैं, वो हल हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो जनाब उनका ये कहना है हमारी कामयाबियां जो हैं वो इसको दागदार करने के लिए इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाता है।
हकीकत यह है कि आज भी पंजाब के बाकी शहर तो छोड़ें आप, लाहौर में मैं आपको कई जगह दिखा सकती हूँ जहाँ पे कचरा भी मौजूद है, सफाई के नाक़िस इंतज़ाम हैं। कुछ ऐसी शाराएँ हैं जहाँ पर साफ़ सुथरा पंजाब का जो ये डस्टबिन है, इसको इन्होंने, जो वो कंटेनर होता है कचरे का, वो इस तरह यानी लेन में, फास्ट लेन में इवन इस तरह वक्फे वक्फे से रखे हुए हैं कि वो मेरे हिसाब से तो वो वैसे ही ख़तरनाक हैं। ट्रैफिक में चलते हुए कोई खुदा न खास्ता लग भी सकता है उसके अंदर जाके। और सिर्फ आप जगह जगह पे वो रख तो देते हैं, लेकिन इस बात को आप यकीनी नहीं बना सकते कि लोग उसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो वो एक रुकावट अलहदा लग रही है, और कचरा भी अक्सर उनसे बाहर ही गिरा हुआ नज़र आ रहा होता है। फिर कुछ जगहों पर वो हैं और कुछ जगहों पर वो गायब हैं, तो ये अपनी जगह एक मसला है। और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर स्टिल कचरे की आपको वो ढेर नज़र भी आ रहे होते हैं, सफाई के इंतज़ामात भी नाक़िस नज़र आ रहे होते हैं। अब जबकि पंजाब हुकूमत कूड़ा टैक्स भी ले रही है और पता नहीं कौन कौन सा टैक्स ले रही है, तो उसके बावजूद अगर आप बिल्कुल उसको मैनेज नहीं कर सकते कूड़े को और उस गंदगी को, तो फिर उसके बाद उसका क्रेडिट भी लेना बड़ा अजीब सा मामला हो जाता है। लेकिन मेरा सवाल इन तमाम चीज़ों से अलहदा है। मेरा सवाल यह है कि जो लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, इनका खून किसकी गर्दन पर है? और ये कोई पहला वाक़या नहीं है। तकरीबन अब कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जिस दिन खुदकुशी का कोई वाक़या सामने ना आए। कभी किसी वजह से, कभी किसी शहर से, कभी किसी शहर से, किसी इलाके से आपको ऐसे कई वाक़यात हर रोज़ की बुनियाद पर नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर लोग गुर्बत से तंग आकर या अपने बच्चे मार रहे हैं, या ख़ुद को मार रहे हैं, या बीवी को मार रहे हैं, या पूरा ख़ानदान मर रहा है, खुदकुशियाँ हो रही हैं। और ये हमेशा, मैं अच्छा, इस पर बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये गुर्बत के मसले कोई आज तो नहीं शुरू हुए, तो हमेशा हैं। इसमें कोई शक नहीं है, हर दौर में इस तरह के वाक़यात हुए हैं। लेकिन जिस आपको तसलसल से इस वक्त इस दौर में नज़र आ रहा है ये सब कुछ होता हुआ, इतने तसलसल से नहीं ये वाक़यात हुआ करते थे जिस तरह अब रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि लोगों की कुव्वत ख़रीद बिल्कुल जवाब दे चुकी है और गुर्बत ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। और यही वजह है कि लोग तंग आकर अपनी जान देने पर रजामंद हो जाते हैं। और क्यों ना हो, अभी एक आपको मैं कहानी सुनाती हूँ सिद्दीक बाबे की। ये बाबा जी हैं जी, एक बहुत उम्र रसीदा से, और ये माजूर हैं, एक हाथ नहीं है इनका, एक बाजू है सिर्फ। ये रेडी लगाते थे, इन्होंने कोई लीची की रेडी लगाई हुई थी। अब वहाँ पर ये जो आते हैं रेडियाँ उठाने के लिए, इन्होंने आके उनसे जो भी इनके आपस में तल्ख कलामी हुई होगी या कोई इन्होंने उठाई होगी रेडी, बाबा जी ने उसके ऊपर मज़ामत की कि भाई यार माजूर आदमी हूँ, अपना हाथ नहीं फैला रहा, बैठा हुआ हूँ कि मेहनत मजदूरी करके अपनी रोटी कमा लूँगा। उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि जी आपने ये रेडी जो है वो तजावुज़ात में आती है, क्यों लगाई है? अब बाबा जी का इल्ज़ाम ये था कि जी फोर्सेस ने उनसे कोई 40,000 के करीब उनकी 40,000 रुपए की जो थी वो लीची थी, जो उन्होंने उठा के ज़ब्त कर ली है और नहीं दी। उसके बाद इस इल्ज़ाम लगाने के ऊपर उन्होंने बाबा जी पे उल्टा मुकदमा दर्ज कर लिया और उनको थाने बुलाया और वहाँ पे उनको अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करके उनके हाथ में, अच्छा एक हाथ बाबा जी का है ही नहीं, वो बेचारे माजूर हैं, और एक हाथ उनका है, और उस एक हाथ में उस बुजुर्ग को इन्होंने हथकड़ी भी लगाई हुई है। अब ये सिद्दीक बाबा जो माजूर है, जिसको रियासत तो कोई चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रही, उसने अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी भी थोड़ी बहुत उसकी ज़रूरियात हैं वो खुद ही पूरी करनी है, और हाथ फैलाने के बजाय उसने ये प्रेफर किया है कि चलो यार मैं कोई मेहनत मजदूरी करता हूँ, रेडी लगा लेता हूँ। गरीब आदमी रेडी भी नहीं लगा के अपना हक हलाल का पैसा खा सकता, कमा सकता, क्योंकि जी वहाँ पे इनकी खूबसूरती में कमी आ जाती है। तो लिहाजा अपनी इनकी तजावुज़ात ये हैं कि इन्होंने महल के महल करप्शन से बना लिए हों, वो कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन गरीब की एक इतनी सी रेडी जो है, जो शाम के वक्त वो उठा भी लेता होगा, वो भी इनको तकलीफ़ पहुँचाती है कि वो उससे 2 वक्त की रोटी भी क्यों कमा रहा है। अब आप मुझे बताएं कि ये सिद्दीक बाबा जब रिहा हो भी जाएगा, कुछ इसका मसला हल भी हो जाएगा, उसको रेडी आप नहीं लगाने देंगे, अल्टीमेटली वो भूखे मरेगा, तो वो क्या करेगा? और ये एक सिद्दीक बाबे की कहानी नहीं है। मैं आपको याद दिला दूँ, बहुत से लोग इस पे हम पे भी तनकीद करते हैं कि जी आप हर चीज़ के ऊपर करते हैं जी, तजावुज़ात तो देखें गैर कानूनी होती हैं, ये होती हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि ये तमाम खूबसूरतियाँ, ये तजावुज़ात और ये सख्तियाँ ये आप तब करें जब आपकी रियासत इस कदर मजबूत हो चुकी हो, इस काबिल हो चुकी हो कि वो गरीब लोगों का सहारा बन सके। फिर आप भले उनको कहें कि जी आप कानून के मुताबिक यहाँ पे रेडी लगाएं, यहाँ पे ना लगाएं,
फ़लाँ चीज़ करें, फ़लाँ चीज़ ना करें। जहाँ आपकी हालत ये है कि आपके आधी आबादी जो है वो ख़त ग़ुरबत से नीचे जा चुकी है, वहाँ पर आप लोगों को ये बता रहे हैं कि जनाब आप रेडी यहाँ पे लगा सकते हैं और यहाँ पे नहीं लगा सकते, और लगा सकते हैं तो सिर्फ पंजाब हुकूमत की मरीम नवाज़ की तस्वीर वाली रेडी लगा सकते हैं, वरना आप रेडी नहीं लगा सकते। तो जब आप ये करते हैं तो उसके बाद आप मुझे बताएं कि आप गरीब आदमी से जीने का क्या हक नहीं छीन रहे? फिर वो खुदकुशियाँ ना करें तो वो फिर क्या करें? और इमरान खान के दौर में मुझे याद है जब कोरोना वायरस बहुत फैला और तमाम बाज़ार वगैरह मार्केट्स बंद कर दी जाती थी, करने की बात होती थी, दबाव बढ़ता था कि जी हर चीज़ टोटल क्लोज़ कर दें और लॉकडाउन लगा दें। यही लोग अपोजिशन में थे और ये इमरान खान पे प्रेशर डालते थे, मीडिया प्रेशर डालता था कि लॉकडाउन लगा दें। तो इमरान खान ने उस वक्त सिर्फ एक बात की, उन्होंने क्या कि अगर मैंने लॉकडाउन लगा दिया, टोटल हर चीज़ बंद कर दी, तो गरीब आदमी मर जाएगा। मेरे मुल्क का गरीब आदमी कहाँ से रोटी कमा के खाएगा? ये वो लोग हैं जो बेचारे आज सुबह निकलते हैं, जो 400-500 रुपये कमाते हैं, घर लेके रात को जाते हैं, उसी से उन्होंने खाना खाना है और अगले दिन फिर नया दिन चढ़ता है तो वो नई रोज़ी कमाने के लिए फिर निकलते हैं। उनके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे घरों में नहीं पड़े हुए कि अगर हफ्ते 2 हफ्ते वो नई भी रेडी लगाएंगे तो कोई बात नहीं, उनका गुजारा हो जाएगा। तो इमरान खान ने कहा मेरे शहर का, मेरे मुल्क का गरीब मर जाएगा, मैं प्रॉपर पूरा लॉकडाउन नहीं लगा सकता। और फिर इमरान खान ने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी अपनाई और उसके बाद आपने देखा कि दुनिया भर में उसकी तारीफ़ हुई और लोगों ने कहा कि बहुत बेहतर तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे चैलेंज को निपटा। इसमें कम से कम जानी नुकसान भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके साथ साथ बिल्कुल जो एक टोटल ज़ीरो हो जाती मईशत, उससे भी किसी ना किसी तरह निकालने की कोशिश जारी रखी। तो यहाँ पर एक गरीब का एहसास नहीं है। एक तो आपने लोगों से रोज़गार के हुसूल छीन लिए हैं और ऊपर से आप उनके ऊपर मुकदमात बनाते हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं, उनकी तज़लील करते हैं, इस हद तक करते हैं कि वो अपनी जान लेने पर मजबूर हो जाता है। तो ये जो है वो इस वक्त स्टेट ऑफ अफेयर्स है। उसके बाद जी अगर आप थोड़े से इस स्टेज से ऊपर के हैं कि चलें जी आप कम से कम अपनी रोज़ी रोटी पूरी करने के काबिल हैं इस दौर में भी, तो फिर आपको बिजली के बिलों से मारा जाता है। इस वक्त शदीद किस्म की महंगाई में आपको शदीद महंगी बिजली जो है वो मिल रही है। और अफसोस की बात ये कि ज़ाहिर सी बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है, हर कोई कोशिश तो करता है कि सोलर लगवाए, लेकिन हर बंदा तो नहीं अफोर्ड कर सकता, और जो नहीं कर सकता उसको बिजली के इतने बड़े बड़े बिल जो हैं वो भेजे जा रहे हैं कि उससे उन्हें कोई यानी आप कह लें कि उन्हें समझ नहीं आती कि बिजली गर्मी बर्दाश्त करें या फिर बिल। और फिर आप बिल भेज रहे हैं तो कम से कम पूरी लोड शेडिंग तो ना करें, कम से कम बिजली तो पूरी कर दें। अब मसला ये आया हुआ है कि वो मसले जो पहले हमने कभी नहीं सुने थे या हम ख़त्म कर चुके थे, वो इस दौर में वापस आ चुके हैं। मिसाल के तौर पर 2 साल पहले तक लोड शेडिंग का मसला बिल्कुल ख़त्म था। 2-3 साल पहले तक कोई लोड शेडिंग नहीं होती थी। बड़े शहरों में तो बिल्कुल 0% थी, छोटे शहरों में या देहात में थोड़ी बहुत होती थी, लेकिन मैनेजेबल थी। अब आपको लोड शेडिंग का जिन जो है वो ऐसे नज़र आ रहा है बोतल से बाहर निकला हुआ कि बड़े शहर वाले, इस्लामाबाद वाले, लाहौर वाले, कराची वाले इक्वली चीखे मारते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और पॉश इलाकों में इवन मैं बहुत नोटिस कर रही होती हूँ कि इवन ट्विटर के ऊपर भी हमारे दोस्त वगैरह बता रहे होते हैं जी DHA में 1 घंटे की लाइट आ रही है, 1 घंटे की जा रही है। रात को हमारे घर भी आधी रात को लाइट गई हुई है, बच्चे सो रहे, तंग हो रहे हैं, और 2 मरतबा जो है वो लंबी लंबी लाइट चली गई है। इसी तरह से जो बाकी इलाके हैं वहाँ पे भी फिर आप अंदाज़ा उसी हिसाब से लगा लें कि वहाँ क्या सिचुएशन होगी। मैंने इस्लामाबाद के बहुत से दोस्तों को देखा ट्विटर पे, वो भी शिकायत यही कर रहे थे कि जनाब शदीद किस्म की लोड शेडिंग हो रही है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि जो वज़ीर हैं बिजली प्रोवाइड करने वाले, उनको तमगा पहनाया उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ये तो लोगों के ऊपर, जिसको कहते हैं ना ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़कने वाली बात है कि एक तो वो बंदा अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर पा रहा, लोगों को सस्ती बिजली नहीं प्रोवाइड कर सका, और सस्ती तो छोड़े महंगी बिजली पूरी नहीं प्रोवाइड कर सक रहा, और उसको ऊपर से मेडल पहनाए जा रहे हैं कि ज़बरदस्त भाई आपने आवाम को ठीक जलील किया, लिहाजा आप एक मेडल पहने। और अब आपको बिजली के बिल फिर भी उतने ही आएंगे, चाहे आप जलील ख्वार हो रहे हैं लोड शेडिंग के हाथों, फिर भी आपको बिजली के बिल ज़्यादा आएंगे, इसलिए कि आपने उन तमाम ब्यूरोक्रेसी के अफसरान को, जजेस को, पार्लियामेंटेरियंस को फ्री यूनिट जो मिलते हैं उनके पैसे आपने भरने हैं, क्योंकि उन बेचारों की तनख्वाह बड़ी कम होती है ना। आप देखें ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 30-30 लाख रुपए तनख्वाह हैं उनकी, उन बेचारों से बिजली के बिल तो नहीं दिए जा सकते, तो उनको तो फ्री यूनिट्स देने पड़ेंगे।
इसी तरह और बहुत सारे हमारे सियासतदान हैं, बड़े ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं जिनको और बेचारों को तनख्वाहें भी बड़ी कम मिलती हैं, करप्शन उन्होंने कभी ज़िंदगी में की नहीं है, तो लिहाजा उनको, आपको पता है बिजली तो फिर फ्री मिलनी चाहिए, तो उनको फ्री बिजली के यूनिट देने के लिए हम जैसे लोगों को एक्स्ट्रा पैसे भरने पड़ते हैं ताकि सारा जो खसारा है वो पूरा हो सके। तो ये आपके मुल्क का हाल है। आप देख लें लोड शेडिंग वापस आ गई है, आप देख लें दहशतगर्दी वापस आ गई है। मैं बचपन से लाहौर में पली बढ़ी हूँ और यानी अब तो तकरीबन अपनी लाइफ के हम मिड से भी थोड़ा आगे ही जा रहे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, हमने ज़िंदगी में कभी ये नहीं देखा था कि गैस की लोड शेडिंग होती है, वो भी गर्मियों में। सर्दियों में तो फिर पिछले चंद सालों में हमने कभी देख लिया कि किसी वक्त हो गई थोड़ी बहुत लोड शेडिंग। गर्मियों में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि गैस की भी लोड शेडिंग हो सकती है। ये पहला साल है ज़िंदगी में हम अपने देख रहे कि जिसमें हमें गर्मियों में गैस की शदीद लोड शेडिंग का सामना है, कि जहाँ पर 1-2 घंटे के लिए लाइट प्रोवाइड की गैस प्रोवाइड की जाती है कि उसी दौरान आप खाना बना लें तो बना लें, वरना नहीं। तो ये माशाल्लाह इस हुकूमत की परफॉर्मेंस मैं आपके सामने रख रही हूँ। लोड शेडिंग्स वापस आ गई हैं, आपको नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी वापस आ गई है। जो उससे पहले आपको मैंने हाल सुनाया मईशत का, वो आपके सामने है। लेकिन इसके बावजूद जिनको ये हुकूमत पसंद है वो बैठ के इनके गले में हार डालें, क्योंकि आप लोगों की चॉइस है ये, वो आपके चुने हुए और आप उनके चुने हुए, तो ले के बैठे रहें सब एक दूसरे को। अवाम जाए भाड़ में, बद्दुआएं दें या फिर खुदकुशियाँ करें, उनके नसीब में यही कुछ रह गया। आखिर में जी थोड़ी बात ज़रा इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से कर लें। पिछले साल आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत की एक जंग लगी और उसमें भारत ने बाद में ये ऐलान किया कि जी हम जो पाकिस्तान का पानी है वो बंद कर देंगे, और इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर दिया। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? ये आलमी बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक तनाज़ा था बड़े अरसे से पानी का, उसको हल किया था हमेशा के लिए कि जनाब जो पंजाब के और बाकी ये दरिया जो बहते हैं उनमें जो दरिया हैं उनके पानी को तकसीम कर दिया कि ये दरिया का जो हक है वो भारत के पास है, इसका पाकिस्तान के पास है। तो इस तरह करके एक सेटलमेंट करवा दी गई थी। अब जो दरिया वहाँ भारत से आ रहे हैं वो कहते हैं हम जी इनका पानी बंद कर देंगे, और उन्होंने वो यकतरफा तौर पर जो मुआहदा था उसको वो किया हुआ है, सस्पेंड किया हुआ है। अब पूरा साल एक खामोशी रही है इसके ऊपर, मैंने कोई स्टेटमेंट नहीं देखा किसी वजीर ने दिया हो। अचानक से एक साल बाद इन सबको याद आया कि ओहो वो मुआहदा तो जी हमारा मुअत्तल हुआ पड़ा, लिहाजा हमने कुछ उसके ऊपर आवाज़ उठानी है। और अब जो है वो उसके ऊपर इन्होंने कल एक प्रेस वो कॉन्फ्रेंस रखी हुई थी आलमी, उसमें इन्होंने काफ़ी एक्सपर्ट्स वगैरह भी बुलाए हुए थे और अपने भी लोग थे ज़ाहिर है जिन्होंने स्पीचेस वगैरह की, हाईलाइट किया सारे इशू को। अच्छा, उस एक तो मेरे ख्याल से ये इम्पॉर्टेंट मामला था, ये तो आपको उसी वक्त इसके ऊपर बात करनी चाहिए थी और पुरजोर करनी चाहिए थी। दूसरी बात ये कि मैं ये भी सोच रही थी कि जंग तो हम जीत रहे थे, इंडिया की फेंटी तो हम लगा रहे थे, तो भाई आपने जंग बंदी के एवज़ इस तरह की किसी शर्त को ही मनवा लेना था कि चलो भाई। अब आप देखें ना, ईरान जंग जीता है ना, कैसे वो अपनी शर्तें मनवा रहा है मुज़ाकरात की टेबल पे। कोई उसने ये नहीं किया कि जी ठीक है ये भी हम छोड़ देते हैं, वो भी बस ये लोग बंद कर दें किसी तरह, कोई घबराया हुआ नहीं है वो। उसने जनाब अगर जंग मैदान में जीती है तो उसने टेबल पे भी हारी नहीं है, हर चीज़ वो अपनी मनवा के उठा है। तो जब हमारा पलड़ा भारी था तो हमें चाहिए था हम भी कोई 2-4 बातें मनवाते। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़ोन किया, उधर हमने कहा कि जी ठीक है ओके। इंडिया ने भी ख़त्म कर दी, पाकिस्तान ने भी ख़त्म कर दी। इंडिया को तो ख़त्म करनी ही थी क्योंकि उसको मार पड़ रही थी। पाकिस्तान तो अपनी कोई शराइत मनवाता तो अच्छा होता, उल्टा इंडिया ने वो मुआहदा जो था वो सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद अब पूरे साल के बाद हमें होश आई है कि वो हो भाई मुआहदा तो सस्पेंड पड़ा है, लिहाजा हमको शोर मचाएं। भाई ट्रंप आपका इतना गर्विदा हुआ पड़ा है दुनिया में आपकी इतनी वाह हो रही है, तो आप करवाएं ना लोगों से इसके ऊपर मसले का हल। उन्हें कहीं दबाव डालें कि भाई खोलो पानी, किस तरह तुमने पानी बंद किया हुआ है, फ़ायदा तो उठाएं ना कोई अपनी तारीफ़ों का। कोई आवाम को भी तो पता लगे कि तारीफ़ों का कोई फ़ायदा भी हुआ है, कि निरी बस तारीफ़ों का यही फ़ायदा हुआ है कि आपकी हुकूमत को ही फ़ायदा हुआ है, बाकी आवाम को तो वैसे ही कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया अभी तक इन तारीफ़ों का। तो कहने का मकसद ये है कि जनाब अब इन्होंने उसके ऊपर किया, उसके ऊपर भी बड़ी, वैसे वो मैं देख रही थी एक वीडियो क्लिप भी बड़ा वायरल हुआ है कि जो लोगों ने भी हाईलाइट करना था मसला उसके ऊपर कम बात हुई है, वो वीडियो ज़्यादा हाईलाइट हुई है। वो खातून एंकर हैं मदीहा आबिद अली, उन्होंने उसके ऊपर कोई शायद वो दिया है, अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी और बता रही हैं कि जी इंडस वाटर ट्रीटी में क्या हो रहा है। तो वो उस इंडस वाटर ट्रीटी को
शायद जल्दबाजी में इंडस वाटर स्वीटी बोल गई हैं। अब वो एक अलहदा ट्रोलिंग शुरू हुई है कि जी ये वज़ीर इत्तलात साहब की हायर करदा लोग हैं, और ये पहले इन्होंने अच्छा जी के नाम से जो वीडियो बनाई थी वो कैसी एक गैर मेयारी वीडियो थी, उस पर बड़ी ट्रोलिंग हुई थी। अब उन्होंने जनाब ये एक स्लिप ऑफ टंग उनसे हो गया या जो भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसके ऊपर काफ़ी ट्रोलिंग शुरू हुई है कि जनाब ये इंडस वाटर ट्रीटी को जो है वो स्वीटी बोल गई हैं। तो वो तो चले, मेरा ख्याल है शायद कोई स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा, लेकिन सवाल ये है कि आप इतना इम्पॉर्टेंट मामला जो है वो इतनी देर में क्यों उठा रहे हैं, और उसको वो आप देख लें कि सोशल मीडिया पर आलमी तौर पर कोई आप उसकी हाइप नहीं बना सके। एक आपका कौमी नैरेटिव होता है ना, जिससे पता लग जाता है कि हाँ भाई इस चीज़ के ऊपर जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस है, वो नहीं आप बना सके, क्योंकि आप और आपके साथ जितने हायर करदा लोग हैं ना, इस हुकूमत के जितने अपने हाथ से हायर करदा लोग हैं, उनका यही मामला है, अपने जैसे ही लोग मुसल्लत करते हैं, ऐसे ही लोग हायर करते हैं। अभी मैं ये देख रही थी कॉन्स्टिट्यूशन 1 का मामला, ये जो बिल्डिंग्स थी इस्लामाबाद की, ट्विन टावर थे, और उनके ऊपर आपको पता है जो अहकामात आए थे कि जी ये इलीगल हैं, और उसके बाद फिर चूँकि वो अमीरों के थे तो अमीरों को तो प्रोटेक्ट करना होता है इस हुकूमत ने, गरीबों को तो हम रगड़ देते हैं, लेकिन अमीरों को जी प्रोटेक्ट करना लाजमी है। अब सुनने में आ रहा है कि वज़ीर आज़म साहब ने उसके ऊपर एक हाई पावर कमेटी बना दी है, जिसके अंदर पता नहीं कौन कौन सा मेंबर डाल दिया है, कोई FBR का डाल दिया है, FIA का डाल दिया है, और उसके साथ साथ मैंने सुना है उसमें ISI और IB के भी मेंबर्स हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आई कि वैसे इस मामले में ISI या IB के मेंबर्स डालने की क्या ज़रूरत थी, या क्यों उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनको भी बीच में लाना चाहिए। अच्छा, ये वही लोग हैं PMLN वाले जो इस बात पे बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे कि जब नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पनामा की GIT बनी थी तो जो उसमें ISI का मेंबर क्यों डाला गया था। आज खुद अपनी मर्जी से हर जगह पे फ़ौज और एजेंसियों की नुमाइंदगी ये खुद हर जगह पे कर रहे होते हैं, चाहे वो SIFC हो, चाहे वो कोई आम कमेटी हो, JIT हो, कुछ भी हो। अब वो खुद अपने हाथ से ला ला के लोगों को बिठाते हैं, जो रिटायर्ड उनके अहदेदार होते हैं उनको ये चेयरमैन बनाते हैं मुख्तलिफ इदारों के। अब इनको ये सब बातें पुरानी भूल चुकी हैं कि उस वक्त JIT के एक मेंबर पे इन्होंने कितना शोर मचाया था कि जी सिविलियन सुपरमेसी ही बालादस्ती ख़त्म हो गई सब कुछ, क्योंकि जी ये इन्होंने क्यों उस पर आज अपने हाथ से हर काम में उनको लाते हैं और बिठाते हैं। तो बहरहाल 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जो है उसका मामला मुझे तो किसी तरफ ज़्यादा नज़र नहीं आता। इस मुल्क में किसी अमीर को कुछ नहीं हो सकता अनटिल और अनलेस के कोई रियासत को चैलेंज ना करा, इसके अलावा कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इस मुल्क में अमीर हैं, अशराफिया के साथ आपकी यस है, तो आप जो मर्ज़ी करप्शन करें, कत्ल करें, कुछ करें, आपको कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस मुल्क में गरीब हैं तो ये आपका सबसे बड़ा जुर्म है, और अगर उसके बाद आप साफ गो भी हैं तो फिर तो आपको ज़िंदा रहने का ही कोई हक़ नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।